जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू IAS विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, नूह इस समय पर चर्चा का विषय है, चर्चा गर्म है और ज़बरदस्त लेवल पर जो चर्चा चल रही है, या यूं कहें उन दंगों ने जिस तरीके से नूह को एक दम से चर्चा के अंदर लाकर खड़ा कर दिया है, यहाँ पर अलग अलग ओपिनियन गढ़े जा रहे हैं। दोस्तों, रियलिटी ग्राउंड की क्या है ये ज़्यादातर मामलों में किसी को नहीं पता, लेकिन सच्चाई ये है कि जो ग्राउंड लेवल को जानता है, जिसने नूह का विजिट किया है, जो वहाँ पर जाकर 1 या 2 दिन रहा है, या जो लोग वहाँ रह रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात जिन्होंने इस हिंसा को झेला है, देखा है, या फिर यूँ कहें कि उन लोगों ने वो लोग उस समय पर वहाँ पर मौजूद थे जिस समय पर ये हिंसा चल रही थी। मैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं कि किस तरीके से, देखो क्या होता है ना, एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। जैसे अगर आप दिल्ली राइट्स को देखेंगे तो दिल्ली राइट्स में जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, मैं उस टाइम दिल्ली में ही था, और दिल्ली राइट्स को जिस तरीके से गढ़ा गया, जिस तरीके से जो चांद बाग वगैरह पूरा इलाका था वहाँ पर, या भजनपुरा वाले इलाके की सड़कों के ऊपर जिस तरीके से एकदम से लोग आकर बैठे और सिचुएशंस जो थी वो टर्मोइल वाली क्रिएट हो गई, उसके अंदर तैयारी तो पहले से थी, कभी गुलेल बन रही है, कभी पेट्रोल बम और सब चीज़ें, लेकिन ताहिर हुसैन की छत के ऊपर जो हो रहा था वो तो दुनिया ने देखा। लेकिन असली मामला ये है कि प्रोपेगेंडा कैसे गढ़ा जाए। पूरी की पूरी तैयारी एक तरफ हो चुकी है, लेकिन पूरा जो आरोप है वो उठाकर कपिल मिश्रा के ऊपर गढ़ दिया कि तेरी वजह से हुआ, तूने किया। अब इसका दूसरा पोर्शन समझिए। दूसरे पोर्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका दूसरा लेवल है, अगर आपको दिखाई दे तो जहांगीरपुरी वाला। चाहे करौली की हिंसा हुई, जहांगीरपुरी की हिंसा हुई, पिछले साल एक साथ बहुत सारी हिंसाएं नज़र आ रही थी। पिछले साल की जो हिंसाएं हुई ना दोस्तों, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोपेगेंडा था वो ये था कि भड़काऊ नारे लगाए गए, और नारे इस तरीके से लगाए गए या इस हद तक लगाए गए कि झेले नहीं गए, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद एंड ऑल। हालांकि मेरा इसमें काउंटर, और मेरे जैसे बहुत सारों का काउंटर ये है कि अगर वो नारे लगाने से आप भड़कते हैं तो सर तन से जुदा नारे लगाने वालों के से हमें भी तो भड़कना चाहिए। लेकिन अभी मैं इस डिबेट पे नहीं जा रहा, मैं उस डिबेट पे जा रहा हूं कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा गढ़ा जाता है, और उसमें बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स भी शामिल होते हैं। आज मैं इस मामले में आपसे बात करने जा रहा हूं जो सबसे बड़े न्यूज़ चैनल्स में से एक BBC, उसके रिपोर्ट के मामले में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि असलियत में मामला है क्या। BBC के अंदर ये वाला नहीं है, मामला है ये। BBC का एक रिपोर्टर, मैं सच में इस मामले में बड़ा डेडिकेटेडली बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि यार असलियत में किस तरीके से ये आपके सामने मामले गढ़े जाते हैं जानबूझकर, और फिर हम समझ ही नहीं पाते हो क्या रहा है। BBC न्यूज़ हिंदी की एक रिपोर्ट जिसके राइटर नासिरुद्दीन हैं। अब ये जो एक आर्टिकल है BBC न्यूज़ का, इसके ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन आप देखेंगे। अब तो सवाल है कि नफरत ने किसे बीमार नहीं बनाया। आर्टिकल को अगर आप पहले तौर पर देखते हैं तो आपको खुले तौर पर, मैं ये यहाँ ओपन खड़ा होकर ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों को कि मैंने खूब ढूंढा कि ये बंदा कहीं मेरे को मिल जाए, रेफरेंस वगैरह मिल जाए, फोटो वोटो मिल जाए, मैं लगाऊं और दिखाऊं और ओपन उसको फ़ोन करके कहूं कि भाई ये मेरा चैलेंज तेरे लिए है, तेरे अंदर हिम्मत है तो जवाब दियो। ये चीज़ अगर आप में से भी कोई जानता है ना तो एक बार उसे बताइएगा कि असलियत में आपके ऊपर आरोप ये है, तो कृपया करके आप बताइए कि मामला क्या है, ठीक है, समझाइए या मेरे इसको काउंटर कीजिए। सबसे पहली बात, अब तो सवाल ये है नफरत ने किसे बीमार नहीं बनाया। मैंने जब ये पढ़ा ना इस ब्लॉग को, तो यकीन मानिए मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात आई कि बंदा न्यूट्रल होकर बात करेगा, हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों को बराबर तौलेगा। लेकिन जैसे ही ये मौलाना की तस्वीर मुझे सामने नजर आई, मुझे साफ तौर पर शायद एक शक हो चुका था कि भैया इससे हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, मामला वही है। खैर चलो कोई बात नहीं, मौलाना साहब की तस्वीर है, मारे गए हैं, ठीक है, लेकिन असलियत में इस बंदे ने अपने ब्लॉग में 3 एग्जांपल्स दिए। पहला, इस वक्त हम हिंसा से घिरे हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो भी है, इस हिंसा के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जो हो रहा है वह भी कम फिक्र करने वाला नहीं है। पिछले चंद दिनों की घटनाओं पर नजर डालते हैं।
इस बंदे ने बहुत शालीनता के साथ, बहुत तैयारी के साथ, बहुत ही जिसे कहते हैं ना एक अल्टीमेट लेवल के ऊपर प्लानिंग के साथ 3 घटनाएं उठाई। ध्यान से देखना। पहली घटना, एक व्यक्ति ट्रेन में ऊपर वाली सीट पर नमाज पढ़ रहा है, नीचे वाले लोग फिर आरती और भजन गाना शुरू कर देते हैं और ऊपर बैठे हुए को देखते हैं, भजन याद नहीं है तो मोबाइल का सहारा लेते हैं, बेताल तालियां बजाते हैं। वे सब फैल कर बैठे हैं, उनके सामने एक बुजुर्ग महिला ट्रेन के फर्श पर बैठी है। यानी यहां पर नमाज पढ़ने वाले को विक्टिम बनाया गया और जो तालियां बजा रहे हैं और जो वो गीत गा रहे हैं जो भी है उनको क्या नाम है, कल्प्रेट बना दिया गया, क्रिमिनल बना दिया गया। दूसरा, दृश्य 2 में वो जो सिपाही, जो चंदन सिंह शायद उस लड़के उस सिपाही का नाम है, उसके बारे में कि अलग अलग बोगियों में 4 लोगों की हत्या का आरोप है और ये सब वो सब, 3 एक ही धर्म को मानने वाले हैं। चलो ठीक है, मान लिया। वह उनकी पहचान वेशभूषा से करता है, यानी मुसलमान के नाम पर मारा गया। चलो एक बार को हम ये भी मान लेते हैं। तीसरी बात यहां पर दृश्य 3 कि जो शख्स, एक और वीडियो है, उस वीडियो में जो शख्स, यहां ये मोनू मानेसर का नाम बता रहा है। अब ये मोनू मानेसर को कैसे, यहां पर देखो यही तो सारे का सारा एक प्रोपेगेंडा गढ़ा जाता है, ये आपको दिखाई देगा। प्रोपेगेंडा कैसे गढ़ा गया कि भाई मोनू मानेसर का एक वीडियो है, लोगों को जलाकर मारने का आरोप है, गो रक्षक, धर्म रक्षक के रूप में मशहूर है, पिछले कई दिनों से 2 राज्यों की पुलिस की पकड़ से बाहर है। वह एक जुलूस में शामिल होने की बात कर रहा है। पहली बात तो वो जुलूस नहीं है भाई, वो शोभा यात्रा है। जुलूस तो वो होता है जो मार मार के जुलूस निकाल दिया, अपमानित करने का। सबसे पहली बात, इस इलाके में जुलूस निकालना है, वहां जबरदस्त तनाव है एंड ऑल। देखो खास बात देखो, यहां पर मैंने जानबूझकर इसको पूरे के पूरे प्रिपेयर किया है भाई। दिल्ली रायट्स में कपिल मिश्रा, जहांगीरपुरी में स्लोगन्स, गुजरात रायट्स के अंदर बहुत तरीके से गोधरा किलिंग्स को दबा दिया जाता है। और मजे की बात, इनमें से कोई भी इंसान मुजफ्फरनगर के मामले में साइलेंट रहता है। क्यों भाई, मैं यही तो पूछ रहा होता हूं कि भाई मुजफ्फरनगर के मामले में आप साइलेंट हैं, लेकिन यहां पर हर बार कल्प्रिट, दंगे दोनों तरफ से बराबर मानो ना यार, दंगे दोनों तरफ से बराबर मानो। कपिल मिश्रा के एक विचार से या एक आइडिया से, सिर्फ इतनी सी लाइन से, या तो तुम देखो नहीं तो हम देखेंगे, इतनी सी लाइन में दंगा भड़का दिया और तैयारियां ताहिर हुसैन के घर से निकलती हैं। यहां पर स्लोगन के अंदर करौली से लेकर सब जगहों पे पत्थर, बड़ी बड़ी सिल्लियां ऊपर से फेंकी जाती हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या समस्या है कि भड़काऊ अगर स्लोगन्स हैं तो भड़काऊ स्लोगन्स, इन हिंदू भी तो परेशान हो सकता है ना, दूसरा पक्ष भी तो गुस्से में आ सकता है। आप दूसरे पक्ष को, यानी खुद कैसे विक्टिम कार्ड खेला जाता है एक ही तरीके को प्रोजेक्ट करने के बाद, तो यहां आपको साफ नजर आएगा। खैर आगे आ जाओ। अब क्या ये छुटपुट घटनाएं हैं, यहां देखिए कितने बहुत बढ़िया तरीके से विक्टिम कार्ड खेल लिया गया, एक बहुत बढ़िया तरीके से विक्टिमाइज कर दिया गया। कैसे कि छुटपुट घटनाएं। अब सवाल मुझे सबसे बड़ी समस्या यही लगी, मैंने जान के लिखा कि भाई कुछ ही इंसिडेंट्स को हैंड पिक करके फोकस क्यों किया गया, बस इतना बता दो। सबके ऊपर देखो, सबके ऊपर आरोप है ना, सबके ऊपर आरोप लगाओ। मैं बहुत अच्छा मानता, जब आप इसे नफरत कह रहे होते तो मैं इसे बहुत ही ज्यादा अच्छा मानता, जब मुझे ऐसा लगता कि आप दोनों पक्षों को बराबर उठा रहे। देखो यार, हम बच्चों को जब पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हम बच्चे को खुलकर बताते हैं कि देख भाई, कभी भी अगर आपने बैलेंस एनालिसिस करना होता है तो क्रिटिक और सपोर्टर दोनों को आमने सामने रख के, दोनों के पक्ष और दोनों के विपक्ष रख के, दोनों को काउंटर करके एक बैलेंस अप्रोच निकाली जाती है। ये बीबीसी का जो चैनल है ना, ये मतलब बायसनेस खुद के देखिए कि छुटपुट घटनाओं को जानबूझकर, यार छुटपुट घटनाएं आपने हैंड पिक करी है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में करी है ताकि आप विक्टिम कार्ड खेल सकें। ऐसी घटनाएं हर कुछ दिनों में हमारे सामने आ रही हैं। जो भी है, अब ऊपर गिनाई गई 3 घटनाएं अलग अलग क्षेत्र की हैं, लेकिन अलग अलग हो रही हैं। सच्चाई ऐसी नहीं है, इन तीनों में से तीनों की जड़ में नफरत है। एग्जैक्टली ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया ना मिस्टर नासिरुद्दीन, नफरत, इस नफरत को समझिए। ये नफरत आई कहां से? ये नफरत सर्वधर्म संभाव से आई, या ये नफरत एक पर्टिकुलर अपने अलावा दूसरों सबको काफिर कहने से आई? नफरत की जो ओरिजिन है उसके ऊपर पहले बात करो। आप ये कह रहे हो इन सब घटनाओं के अंदर नफरत है, मानते हैं, सर तन से जुदा वाला मामला तो नफरत से भी कहीं ज्यादा आगे है।
आप तो जबान काटने की बात कर रहे हैं वहां पर। और इस तरीके से जो नफरत का मामला है कहीं और ज्यादा लेवल पर आपको दिखाई देगा। वो देखिए, अब नफरत के अलावा एक धर्म और उसके मानने वालों के प्रति नफरत, सॉरी मैं यहां पर बहुत डिसएग्री करता हूं भाई। देखो किस तरीके से इस नासिरुद्दीन ने एक खास काम किया। एक धर्म और उसके मानने वालों के प्रति नफरत, एक दूसरे को बर्दाश्त न करने की चाहत, बल्कि एक दूसरे को खत्म या दोयम दर्जे का बना देने की हसरत। ये जो शब्द है ना, ये असलियत में गढ़े जाते हैं, ये लाइनें गढ़ी जाती हैं, ये शोर मचाया जाता है, ये विक्टिम कार्ड खेला जाता है नफरत का। भाई इसको दूसरे पक्ष में उठाकर देखो ना, एक धर्म को और उसके मानने वालों के प्रति नफरत, अपने अलावा बाकी सबसे नफरत। इमेजिन करके देखो मिस्टर नासिरुद्दीन, मैं चाहता हूं ये बंदा मेरा वीडियो देखे और इसके आर्टिकल का जो मैंने जिसके ना चिथड़े उड़ाए हैं वो मेरे को एक बार बताए, क्योंकि इसके बाद मैं दूसरा आर्टिकल भी दिखाऊंगा जो रियल पिक्चर है, रियल। ये खेल जो खेला जाता है ना दोस्तों, थैंक्स टू सोशल मीडिया, ताकि हमारे जो वॉरियर्स, यूं कहो कि जो एनालाइज करने वाले हैं, उनको एक वेपन मिल गया। और इन जैसे जो दोगले और जैसे कहते हैं ना घाघ लोग हैं, जो प्रोपेगेंडा और नैरेटिव सेट करने के बाद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपमानित करते हैं और दूसरी अपनी कम्युनिटी को विक्टिम बना लेते हैं, वो मतलब विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं। सुनो, ये समझने वाली बात है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, जब आप शब्द यूज करते हैं एक धर्म और उसके मानने वालों के प्रति नफरत, गलत गलत, ये शब्द गलत यूज किया गया है। एक धर्म और उसके प्रति मानने वालों के प्रति नफरत नहीं है ये असलियत में दोनों, एक जब एक धर्म दूसरे धर्म की एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानता, तो जब वो कई 100 सालों से चला आ रहा है, अब जाके वो रिटेलिएशन है। इसे नफरत नहीं कहेंगे, ये रिएक्शन है, रिटेलिएशन है। ये उस इंसान को समझना चाहिए जिसके बेसिक प्रिंसिपल में ही ये लिखा हुआ है कि मेरे अलावा बाकी सब झूठे हैं। ये जो पार्ट है इसे समझना पड़ेगा। एक दूसरे को बर्दाश्त न करने वाले, देखो यार सीधी सी बात है, मैं मूर्ति पूजक हूं और मेरी एग्जिस्टेंस पर ही कोई सवालिया निशान लगाएगा तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, ये पक्की बात है। अब आगे, अच्छा इसके बाद तीसरा, एक दूसरे को खत्म करने या दोयम दर्जे का बना देने की हसरत। देखो हिस्ट्री में पढ़ाता हूं मैं और हिस्ट्री में हमारे को साफ नजर आता है, इस चीज को समझ लीजिए। जब आप किसी पे जजिया लगाते हो ना, मैं है ना वो श्रीनगर गया, तो श्रीनगर के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, उसका जो ऑनर का वो पता नहीं क्या था, वो वसीम नाम का बंदा था। वो जो वसीम है उसकी खास बात क्या, वो जजिया को जायज ठहरा रहा है, जजिया को जायज ठहरा रहा है। और उसे छोड़ो, इरफान हबीब जैसे राइटर्स वो जजिया को जायज ठहरा रहे हैं। यार जब किसी जजिया को जायज, जजिया जैसा डिस्क्रिमिनेटरी टेक्स्ट लगा के आप उसे जायज ठहरा रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके अंदर वो दूसरे को दोयम दर्जे बनाने की मानसिकता थी जो आज भी है। यार तुम खुल के मानते क्यों नहीं कि हाँ हमारे पुरखों ने वो जजिया लगाया वो गलत था? नहीं, वो तो ठीक था जी, प्रोटेक्शन और ये सब वो सब। भाई वो प्रिंसिपल आज लागू करके देख, और अगर तुम्हारे को ये लागू नहीं होते तो समझ लीजिएगा कि आप गलत डायरेक्शन में हैं या आप गलत तरीके से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप आ जाओ इधर। अब भाई सबसे बड़ी बात, इतने बेखौफ कैसे हो गई, यानी आदमी इतना बेखौफ कैसे हो? इस बेखौफ का जो आपको रियलिटी है वो मैं अगले वाले और इसी का जस्ट अगले पार्ट में बताऊंगा कि असलियत में है क्या, ये कैसे प्रोपेगेंडा बना रहा है और मुस्लिम कम्युनिटी को या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को विक्टिम बनाने की कोशिश कर रहा है कि नूह में 80% जो पॉपुलेशन है वो विक्टिम है, और जो 30% लोग हैं और जो 4-5 हजार लोग हैं वो सारे कल्प्रिट हैं। और छतों, वो पहाड़ों के ऊपर से गोलियां चलाने वाले लोग, पहाड़ियों के ऊपर से मंदिरों के अंदर गोलियां चलाने वाले लोग, बस से पूरी की पूरी दीवार ढा के पुलिस स्टेशन जलाने वाले लोग, ये विक्टिम है। वाह रे नासिरुद्दीन, वाह, मजा आ गया तुम्हें देखकर कि ये विक्टिम है। और आप ये जो लोग हैं जो मारे गए, जिस बजरंग दल के बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल काट के रख दिया गया, जिसके डीआईएसपी के सर में हेडशॉट मारा गया, वो कल्प्रिट हैं, वो कल्प्रिट हैं। और यार ये बीबीसी ये नैरेटिव क्या सेट कर रहा है, खुद सोच कर देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग अभी कमेंट करेंगे टीचर है टीचर। भाई साहब मैं क्लास में भी ऐसे पढ़ाता हूं और ऐसे ही पढ़ाऊंगा।
अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो यार इट्स ओके। नहीं तो खुद सोच कर देखो यार कि अल्टीमेटली लॉजिकली अगर बात की जाए तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकल रहा है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप आ जाओ, इससे बेखौफ कैसे हो सकते हैं? इनमें साफ साफ या कहीं कहीं थोड़ा ढके छिपे तौर पर इनसे शामिल है। अब सबसे बड़ी बात, नफरत से उपजी हिंसा है। सॉरी सर, नाउ ये आप गलत कह रहे हैं, नफरत से उपजी हिंसा है। ये नफरत से उपजी हिंसा नहीं, ये असलियत में नफरत की जगह एक रिएक्शन से उपजी हिंसा है। जब आप बार बार किसी को जलील करोगे, बार बार उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर भी सवालिया निशान उठाओगे, बार बार उसकी मूर्ति पूजा को पता नहीं क्या क्या कहोगे, तो भाई साहब, और उसके बाद मारने के बाद विक्टिम कार्ड खेला जाएगा, तो भाई साहब रिएक्शन आएगा। ये रिएक्शन है। तुम गो हत्या को, यार गो हमारी माता है ना, इमोशनल बात है, क्यों कर रहे हैं? साफ सी बात है, ये रिएक्शन है। वो जिस मोनू मानेसर का नाम ले रहे हो ना, उसको विलन बनाया जा रहा है। असलियत में यहां का जो विधायक है, उसका विधायक का नाम मेरे ध्यान से भी स्किप कर रहा है, यहां का जो विधायक है, कहां है वो विधायक? कहां है? कौन से बिल में छुप गया या कहीं बुर्का पहन के बैठ गया? बोलो, कहां है वो विधायक? वो विधायक असलियत में गुनहगार है। वो लोग जो अभी प्रूव होगा, अभी दिखाएंगे, डाटा के साथ बात करेंगे कि वो लोग जो इस तरीके से बहुत जबरदस्त लेवल पर, मतलब वो क्या नाम है, वो थी ना जो मतलब फोन हैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, और वो जो नाम भूल गया मैं, जामताड़ा नहीं, अब ये जामताड़ा की जगह नूह बन चुका है। अब इनको समझ में आ गया ना, और ये लड़के तो बिठा रखे हैं, रोज किसी किसी को, अभी उस डाटा के ऊपर आता हूं मैं। तो असलियत में नफरत का आधार बस एक धर्म का होना है। बिल्कुल सही बात है, आप कह रहे हैं ये गलत है, ये गलत है, लेकिन इतिहास आप उठाकर देखिए, इतिहास आप उठाकर देखिए यार। शिवलिंग के ऊपर कुल्ला करना और उसके ऊपर थूकना और पैर धोना और उसके बाद उसको फव्वारा बताना और सर्वे को मना करना, सारे टेंट्रम इस्तेमाल करना। यार मेरी क्लास में एक स्टूडेंट कहता है, बाद में उसको रिग्रेट फील हुआ, क्लास में स्टूडेंट कहता है, मैंने यार बड़े बहुत लॉजिकल वे में कहा था कि ठीक है यार, सारी लड़ाई झगड़ा शांत हो जाएगा, ये जो 3 धर्म स्थल है ना, जो बिल्कुल ऐसे ही हैं, जो बैथलहम का हो या मक्का मदीना का हो, ये हिंदुओं को दे दिए जाए तो काम खत्म। लड़का क्लास में कहता है कि सर बुत परस्ती के लिए मंदिर का जगह कैसे दे दें? मैंने कहा वाह, क्या कहा बेटा? कहता सॉरी सर, गलती से बोल गया। मैंने कहा गलती नहीं बेटा, वो एक बार में ही वास्तविकता बाहर आई थी। फिर मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया, और वो एक अलग मैटर है, लेकिन खुद सोच कर देखिए, मानसिकता, ये मानसिकता खतरनाक है। ये मानसिकता क्या है? एक धर्म। अच्छा मजे की बात, ये नफरत को बता रहे हैं, नफरत का एक धर्म के खिलाफ होना, ये गलत सोच है मिस्टर नासिरुद्दीन, ये बिल्कुल गलत सोच है। आपको नफरत के विरोध की बात नहीं करनी, आपको ये बताना है कि पहले नफरत किसने सिखाई, पहले काफिर को, दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाने की बात किसने सिखाई, कहां से आई, आपको बताना पड़ेगा। ये रिएक्शन है। मैं मानता हूं हम एक आग के कोयले, मतलब आग की तरफ बढ़ रहे हैं, देश बर्बाद होने की तरफ है, लेकिन अब सवाल ही एग्जिस्टेंस का है यार, सवाल ही एग्जिस्टेंस का है। मंदिर के ऊपर गोलियां चलाना क्योंकि हम भड़क गए जी, हम भड़क गए यार, व्हाट द हेल, भड़क गए तो भाई ठीक है। नफरत इस मुकाम पर कैसे पहुंचाई गई, उस खिलाफ खुली हिंसा का राम, बिल्कुल सही सवाल है ये, बिल्कुल सही सवाल है कि नफरत इस मुकाम पर कैसे पहुंच गई कि उसने खुलेआम हिंसा का रूप ले लिया। ये आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा, नहीं तो मैं लिखता हूं आपके लिए कि ये नफरत कैसे खुलेआम पहुंच गई। यही सोचने वाली बात है कि कैसे वक्फ बोर्ड ने 4 लाख हेक्टेयर से 4 लाख एकड़ से लेकर 9 लाख एकड़ तक की जमीन बनाई केवल 10-12 साल में। कैसे? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि कैसे नमाज के नाम पर जिस तरीके से सड़कें रोक ली जाती हैं, कैसे आम आदमी की परेशानियों को छोड़कर कहीं पर भी हर जगह पर एक अपना क्लेम करना, कैसे? ये सोचने वाली बात है। और मैं इसी चीज के डिस्कशन की बात कर रहा हूं कि ये सवाल क्या अकेला हिंदू सोसाइटी को सोचना चाहिए या नासिरुद्दीन जी नूह के उन लोगों को भी सोचना चाहिए जिन्होंने वहां पहाड़ों पे चढ़ के गोलियां चलाई। पुलिस वाले AK-47 से वापस क्रॉस फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब जाके वो लोग भागे हैं।
सोचो, तब जाके वो लोग भागे हैं। तो मिस्टर ये जो है ना प्रोपेगेंडा, नैरेटिव सेट करना, ये नासिरुद्दीन ये इस आर्टिकल के थ्रू नैरेटिव सेट कर रहा है। विक्टिम कार्ड, विक्टिम कार्ड, विक्टिम कार्ड। अब आप आ जाओ, देश समाज को इस हालत तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका ताकत की जगह पे बैठे हुए लोगों की है। इनमें लीडर और मीडिया का बड़ा तबका शामिल है। अगर यह बात कुछ अटपटी लग रही हो तो हम कुछ सवालों पर गौर कर सकते हैं। वाह भाई साहब, अभी जो हो रहा है वो ठीक है, हिस्ट्री उठाकर देखो क्या मामला है। इन बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करो जिनको आप फॉलो करते हुए दूसरे की एग्जिस्टेंस तक को नकार देते हो। नहीं तो खुले में आकर कहो कि भैया आपने एग्जिस्टेंस नहीं नकारी, आप बताएं और आपके मौलाना मुफ्ती मौलवी काजी कहें कि हाँ जी हम आपका भी स्वागत करते हैं। एक बार कह के तो दिखाएं, मान जाएंगे, नफरत अपने आप कम हो जाएगी। भैया दुनिया में 84 लाख के करीब जानवर हैं। एक गाय माता को छोड़ने के लिए कहा ना जी हम तो वही खाएंगे, उसी से हमारा पेट भरेगा और उसी से सब कुछ होगा, क्योंकि वो तो माता थोड़ा ना, वो तो जानवर है। इमोशन गए भाड़ में। अब आप इधर आ जाओ, वो नफरत बो रहे हैं, इतना वो खौफ कैसे हो गए। हत्या का मुल्जिम खुलेआम बनाकर आह्वान करता है एक सिपाही हत्या करने के बाद। ये सवालिया निशान ठीक है यार, तुम उठाओ, लेकिन सवाल उससे पहले वाले भी उठाओ। अतीक अहमद, ये तुम्हारा क्या कहते हैं आजम खान, ये दाऊद इब्राहिम, कहां से कौन बना गया इनको, कैसे बन गए, कौन बना गया। आगे नौजवानों का एक समूह इबादत में बाधा पहुंचा रहा है। भाई साहब, जब शोभा यात्रा के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं तब, जब और मामलों में पत्थर फेंके जाते हैं तब, जब कावड़ियों पे थूका जाता है तब, अभी थोड़े दिन पहले की घटना है, कावड़ियों पे थूका जाता है तब, जब मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं तब, जब मंदिरों की जगहों पे कब्जा कर लिया जाता है तब, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। द बेसिक प्रिंसिपल वो मायने रखता। अच्छा, अब मजे की बात, टीवी पर होने वाली बहसों का जोर है कि कुछ लोगों को अंतिम उपाय किया जाना चाहिए। अंतिम उपाय का विचार नफरत का फैलाव नहीं है, हिंसा का उकसावा नहीं है, नफरत और हिंसा को जायज ठहराना नहीं है, ऐसा खुलेआम हो रहा है। भाई यही तो बात है। जाकिर नाइक इज द बेस्ट एग्जाम्पल। टीवी के ऊपर सबसे पहले उसी ने ओपन लेवल पर कन्वर्जन करवाने शुरू करे थे। ओपन लेवल पर वेद पुराण उपनिषदों को झूठा बताना शुरू किया था। ओपन लेवल पर जलील करना शुरू किया था और ऊट पटांग पता नहीं कौन कौन सी क्या क्या बातें वो कह के हिंदू धर्म से लेकर दुनिया के दूसरे धर्मों को बदनाम करना शुरू किया था। उस टाइम पर तो जाकिर नाइक का किसी ने अपोज नहीं किया, बल्कि बड़े बड़े जलसों के अंदर तालियां बजाई जा रही थी और न जाने उसके कितने वीडियो वायरल हो रहे थे। आज जिस नफरत की बात की जा रही है, जाकिर नाइक ने हिंदुओं की तो एग्जिस्टेंस पर ही सवालिया निशान लगा दिया था, और जब उस एग्जिस्टेंस पर ही सवालिया निशान लगा दिया था तो भाई सीधी सी बात है, फिर रिएक्शन तो आएगा। अब वहां मानसिक रूप से सहमत, जो आज ये नासिरुद्दीन दर्द फील कर रहा है ना, आज जो ये नासिरुद्दीन एक पेन फील कर रहा है कि इस जो सिपाही ने, जो चेतन सिंह है क्या नाम है, कि उस सिपाही ने गोलियां चलाई और वो मानसिक रूप से रोगी है, ये प्रोपेगेंडा। भाई साहब ये सोचो आप, नासिरुद्दीन जी आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कब कैसे वो कौन सा वो मेमन था, उसके जनाजे के अंदर लाखों की भीड़ आ जाती है। कैसे कश्मीर के आतंकवादियों के सपोर्ट में ना लाखों की भीड़ आ जाती है। रात में पता लगा जहांगीरपुरी का एक कबाड़िया पकड़ा गया और सारी की सारी पूरी टीम पेपर सब तैयार कर आके बैठी हुई है और जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है कि माय लॉर्ड बचाओ, हिंदुस्तान बर्बाद हो गया। एक कबाड़िया जिसके ऊपर आरोप है, एक कबाड़िया जहांगीरपुरी दिल्ली का जिसके ऊपर आरोप है कि वो उसने दंगा फैलाया, उसकी जान बचाओ साहब। ऐसे ही ये लोग अभी भी गए हैं 2-4 दिन पहले, हाँ 2 तारीख को गए हैं, जब इन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कहा कि भाई साहब हम रैली निकालेंगे इसके विरोध में। ना साहब रैलियों पे रोक लगाओ, ये तो आतंकवाद फैलाएंगे। और नूह वालों ने जो किया उसका क्या, असलियत में यही प्रोपेगेंडा होता है। नासिरुद्दीन जी आप उस प्रोपेगेंडा का एक बड़ा अच्छा हिस्सा हैं। आपने मीडिया वाली कमान संभाली हुई है और बीबीसी वालों ने आपको प्लेटफॉर्म दे रखा है।
प्लेटफॉर्म दे रखा है इस कमान के ऊपर, आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अपना प्रोपेगेंडा सेट करके नूह के अंदर जितने गुनहगार हैं, जो स्टेट के अगेंस्ट पैरेलल स्टेट चला रहे हैं, देश को लूटने की तैयारी कर रहे हैं, अभी प्रूफ दूंगा, लूट रहे हैं, लोगों का चपट लगा रहे हैं, आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके दिल में ईमानदारी होती, मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप दोनों पक्षों को बराबर लिखते। आपका इस पूरे लेख के अंदर, इस पूरे ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक चीज है, और वो है हिंदुओं से नफरत। ये जो नफरत की बात कर रहे हैं आप में भरी हुई है और हिंदू समाज के खिलाफ भरी हुई है। अब हिंसक मर्दानगी एंड ऑल, कैसे कैसे सवाल। अब अगले पे आ जाओ। अब यहां दिमागी रूप से सेहतमंद वगैरह पूरे ये समझिए सीधे। अब यहां पर चुप्पी के ऊपर बात है कि उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि वो जो क्या नाम है सिपाही है, वो भाषण दे रहा है, और भाषण दे रहे हैं तो लोग चुप बैठे हुए हैं। ये जो चुप्पी है ये खतरनाक है, यही कह रहे हैं ना मिस्टर नासिरुद्दीन। आओ समझते हैं। चूंकि ये सीधे सीधे किसी पर हमलावर नहीं हो सकते, वो जो लोग चुप थे, वे अपनी चुप्पी से ऐसे लोगों और उनके ख्याल के साथ साथ एकजुटता दिखाते हैं। वेरी गुड। इसमें आप उन लोगों को जोड़िए जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को सपोर्ट करते हैं। आप इसमें उन लोगों को जोड़िए जो आतंकवाद करने वालों को सपोर्ट चुप के मामले में चुप रह जाते हैं। आप इसमें उन लोगों को जोड़िए जो सर तन से जुदा करने वाले लोगों को अपना घर तक गिफ्ट करने की बात करते हैं। आप इसमें अजमेर के उन चिश्तियों को जोड़िए जो खुलकर कहते हैं, मतलब सर तन से जुदा, और मेन चिश्ती तक आकर कह रहा होता है और कोई कुछ नहीं कहता। शाबाश, कोई कुछ नहीं कहता। मंदिर के मंदिर बंद हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। आप ये जो कह रहे हैं ना चुप्पी, ये चुप्पी पहले आप बताइए कि कब से चली आ रही है। ये जो ना वर्ड आता था ना, हम सुनते थे आतंकवाद का मजहब नहीं होता। अब आप वो सेम पेन फील कर रहे हैं, आप वो बातें बोल रहे हैं जो पहले आप लोग विक्टिम कार्ड खेलते हुए बोल रहे थे, और अभी आप उस चीज को आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो दोगलापन है ना मिस्टर नासिरुद्दीन, मैं चाहूंगा आप एक बार जवाब दें। मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन आपने मजबूर किया, आपके इस आर्टिकल ने मजबूर किया मुझे इस लेवल पर बात करने के लिए, समझे। अच्छा, अब उसके बाद नौजवानों को कह देता कि 2-3 मिनट तक रुक जाइए, फिर पूरे का रास्ते भजन गाइए, जो भी। अब आगे आ जाते हैं। ये लास्ट है, सबसे खतरनाक है, वजूद पर खतरा महसूस करना। देखो ये वर्ड कितना गजब इस्तेमाल किया है, वजूद पर खतरा इस्तेमाल करना, कि वजूद पर खतरा। यस, दिस इज द क्वेश्चन। वजूद पर खतरा, वजूद पर ही, देखो एक है वजूद पर खतरा महसूस करना, ये पॉइंट आउट कर रहा है हिंदुओं पर। सवाल यह है कि हिंदू वजूद पर खतरा महसूस कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भाई साहब आप तो इनका वजूद मानते ही नहीं। हाँ, ये जो मौलाना मुफ्ती मौलवी काजी हैं, ये तो खुले तौर पर कहते हैं कि अगर आपने जीवन में एक काफिर को मुसलमान बना दिया तो आपको जन्नत नसीब होगी, और वो जो हूरे हैं वो पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे बैठी हुई होंगी तुम्हारे लिए, पोज बना के बैठी हुई होंगी। अब आप सोचकर देखो, यहां तो आपने वजूद के ऊपर ही सवालिया निशान, आप जिस वजूद की बात कर रहे हैं वजूद पर सवाल ही उठा दिया ना। हमारे तो एग्जिस्टेंस ही खतरे में है। और क्या, मैं अपने बच्चे को अगर बाहर भेजता हूं और यहां मेरे को पता लगता है कि एक मेरी बेटी के आसपास या कॉलेज में क्लास में 2-4 जो बच्चे हैं वो मुस्लिम्स हैं, मेरे कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है उनके दिमाग में मेरे घर का या मेरे धर्म का तो कोई वजूद ही नहीं है। हाँ, ये मैं डरा हुआ हूं, डरा हुआ हामिद अंसारी वाले बंदे नहीं है, हम हैं। हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर सवालिया निशान है। फोर्सफुल कन्वर्जन तलवारों के दम पे आज हम उस नासूर को, उस दंश को झेल रहे हैं। आप समझिए, जिसे जैसे आप वर्ड यूज कर रहे हैं, एक बात सबसे खतरनाक हो रही है, समाज के एक तबके को लगने लगा है कि दूसरे का वजूद उसके अस्तित्व के लिए खतरा। ये हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि खुद तो यार ये तो बताओ, अच्छा अगर एक रहेगा तो दूसरा नहीं बचेगा, अगर आप रहे तो हम नहीं बचेंगे, ये वाली एक वर्डिंग आ जाती है। दिलचस्प है, अपने वजूद पर जिन्हें खतरा लग रहा है वो संख्या में बहुत ज्यादा है। वाह,
मिस्टर नासिरुद्दीन, मज़ा आ गया आपकी ये बात सुनकर कि अगर वो मतलब क्या नाम है, संख्या में बहुत ज़्यादा। मिस्टर, ये जो संख्या में ज़्यादा वाली बात है ना, ये अफ़गानिस्तान में भी थी, ये पाकिस्तान में भी थी, ये बांग्लादेश में भी थी, ये कश्मीर में भी थी, ये केरल में भी है। ऐसी ऐसी जगहों को आपको दिखाया जा, ये नूह में भी है। 30% बचे हैं, 30%। और ये जो है ना, वो मतलब प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि बाबर के खिलाफ आए और लड़ने लगे। भाई साहब, बाबर के खिलाफ इसलिए लड़ने लगे क्योंकि हसन खां मेवाती को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए थी और उनको 2 पैसे का नहीं समझते थे दिल्ली वाले। दिल्ली के अंदर जो उस टाइम पर मुसलमान बैठे हुए थे ना, चाहे वो लोधी हुए, चाहे वो जो तुगलक हुए, चाहे कोई भी, वो इन मेवातियों को एक तरीके से अनटचेबल समझते थे, अछूत समझते थे। इनको मुसलमान तो मान लिया, मतलब ये मुसलमान खुद को कहते थे, वो तो इन्हें मुसलमान भी नहीं मानते थे क्योंकि ये ज़्यादा इनको ज़्यादा प्रूव करना होता है। ये जो है ना सवाल, ये जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, उसके ऊपर भी मैं डिस्कस कर लूँगा किसी दिन। ऐतिहासिक मामलों में आएंगे, डिस्कस करेंगे तसल्ली से। लेकिन रियलिटी क्या है, जिससे ना संख्या बहुत ज़्यादा, ये वाली गोली मत दो भाई साहब, गलत। ये संख्या बल जो है ना बंगाल में दिखता है, जब आपको आपकी वो क्या नाम है दुर्गा यात्रा निकालने के लिए 50 बार सोचना पड़ता है। ये आपको अस्तित्व मैक्सिमम नंबर तब दिखते हैं जब कश्मीर के अंदर 30-30, 40-40 साल से मंदिर बंद होते हैं, या ये एग्जिस्टेंस तब दिखता है जब पाकिस्तान के अंदर अब 0.1% भी नहीं बचे। तो ये तो झूठ बकवास करना बंद कर दो, समझे। और ये जो दोगलापन है ना, ये तुम्हारा और ये तुम्हारे BBC का, वो अपना बंद करो। अब आगे आ जाओ। उनके घर की स्त्रियां खतरे में हैं। भाई साहब हैं, मैं वीडियो बना चुका हूं, हैं और बिल्कुल निशाना है। हाँ, और मैं वो कुरान की आयतें अगर सुनाना शुरू कर दूंगा जिसके अंदर तुम खुद ही मानोगे कि हाँ दूसरे वो धर्म की औरत है, उसको कुचला जाए या कन्वर्ट किया जाए। और ये जो मिट्ठू मियाँ टाइप के बैठे हो ना पाकिस्तान में, वो उन्हीं कुरान की आयतों का नाम ले लेके आगे बढ़ा रहे हैं मामले को। अब आगे आ जाओ। अब इसका लास्ट, नफरत करती क्या। देखो यहाँ आके ये बंदा बड़ा फिलोसॉफिकल हो गया। आहा, ये इतना फिलोसॉफिकल हो गया है कि नफरत हमें उन बातों पर यकीन करना सिखा देती है जो सच नहीं है या जो आधा सच है। नफरत हमें दोस्त नहीं दुश्मन तलाशने पर मजबूर करती है। ये आप अपने गिरेबा में झांक कर देखिए, ये हमें मत सिखाइए। हमें पता है दोस्ती किसे कहते हैं, हमें पता है सर्वधर्म समभाव किसे कहते हैं, हमें पता है वसुधैव कुटुंबकम किसे कहते हैं। हमें वो बहुत सारे सिद्धांत पता हैं जिनके आधार पर हमारे को अपने जीवन को जीना है। बिकॉज आवर रिलीजन इज आवर वे ऑफ लाइफ and we are free to believe in the set of principles which are comfortable to us। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें ना सिखाएं। और ये जो बकवास तुम कर रहे हो, अपने गिरबा में झांको, और नहीं तो मेरे को कॉल करो, फिर हम बात करेंगे आराम से कि भाई साहब मामला क्या है। मिस्टर नासिरुद्दीन समझिए इस चीज़ को। अब आगे, नफ़रत हमें लोगों को अपना नहीं पराया बनाना सिखाती है। नफ़रत हमें जोड़ती नहीं तोड़ती है, बांटती है। ये वह हमें सभ्य नहीं बर्बर बनाती है। वो जो मीर कासिम आया था, वो कौन सा सभ्य था, और कैसे दाहिर की लड़कियों को उसने अल हज्जाज के पास एज अ गिफ्ट भेजा था, किस तरीके से औरतों को जोहर करने पड़े थे। तो ये सभ्यता और बर्बरता की कहानी हमें ना समझाएं। हमें पता है सभ्यता किसे कहते हैं और बर्बरता किसे कहते हैं। उसके बाद नफरत हमारी तर्क बुद्धि छीन लेती है। बिल्कुल सही बात है, धरती अभी भी चपटी हमारे को दिखाई देती है, उसमें तर्क कौन सा है और बुद्धि कौन सी है ये भी पता कर लेते हैं। सोचने समझने की हमारी ताकत हर लेती है। बिल्कुल सही बात है, सर तन से जुदा का जब नारा लगता है तो 2 लड़के खड़े होते हैं और कन्हैया लाल की गर्दन उतर जाती है। और उसके बाद पता लगा अमरावती के अंदर एक बंदा मारा जाता है, और उसके बाद मथुरा मेरठ के भरत यादव से लेकर पंकज नारंग से लेकर न जाने कितनी मौतें हो चुकी हैं। उनका नाम ही मीडिया से मिटा दिया गया है। अब उसके बाद आगे हमें पता भी नहीं चलता और हम इंसान से नफरती कठपुतली में बदल जाते हैं। इसको अपने ऊपर लागू करके देखिए कि कितने सारे मौलाना मुफ्ती मौलवी काजी दुनिया भर में बम फोड़ने वालों की फौज बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही बात है। ये जो कठपुतली बन रहे हैं लोग, ये कहाँ बन रहे हैं? ये क्या पहले से नहीं थे? क्या ये हम ही बना रहे हैं? कुछ तो होगा यार, आप सोच कर देखिए। चलो हमें सोच लेना चाहिए। अब इसके बाद तय है, अगर यह चलता रहा, बस यही तो हमारा भी डर है। हम भी जानते हैं कि अगर ये चलता रहा तो कहीं का नहीं, ये नफरत कहीं का नहीं छोड़ेगी, लेकिन मजबूरी ये है, अगर थोड़ा सा अलर्ट नहीं हुए तो हम खुद ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये बकवास जो है ना, ये जो हमारे दिमाग में भरी जाती है कि 80% है, भाई साहब 80% रह गए हैं, रह गए हैं, ठीक है। और थोड़े से और कम हो गए तो जो अभी यूरोप के अंदर तूफान बवाल मचा हुआ है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो रही बात, ये पूरा इसका एक आर्टिकल है, लेकिन अभी इसे एक दूसरे फॉर्मेट में देखते हैं। अब यहां पर दैनिक भास्कर की खबर है। इस दैनिक भास्कर की खबर को अगर आप समझोगे, दैनिक भास्कर की खबर अगर आप समझेंगे तो एक अलग ही कहानी नजर आती है। दंगाई 3 थानों से गुजरे, 2 किलोमीटर दूर साइबर थाना जलाया। नूह दंगे की आड़ में कहीं 11 FIR निपटाना तो नहीं था। मामला क्या है ये देखते हैं। मामला है ये, यहां आप देखिए, सबसे पहले अगर हम इसको चलाते हैं तो आपको दिखाई देगा हरियाणा की नूह में एक बस जो है, वो बस जो आएगी और बस आके सीधा टक्कर मारेगी दीवार में। और सीसीटीवी, अभी सीसीटीवी आएगा, देखो ये यहां अगर हम देखें तो यहां आपको साफ नजर आएगा मामला है क्या। यहां मामला ये है, सोचकर देखो, साइबर क्राइम थाना यहां है, सिटी थाना, महिला थाना, सदर थाना यहां है, और यहां तिरंगा पाक हिंसा, जहां हिंसा भड़की। सोचकर देखिए, जहां हिंसा भड़की वहां से मेन 3 थानों को छोड़कर सीधा साइबर क्राइम थाना जाना, और साइबर क्राइम थाना जाकर वहां बस से पूरे का पूरा, ये बस से दीवार, अच्छा बस से पहले टक्कर मारना किसमें? बस से पहले टक्कर मारना थाने के गेट में, वो नहीं, पहले बस लूटी गई, फिर थाने के गेट में टक्कर मारी गई, फिर दीवार में टक्कर मारी गई, और उसके बाद गोलियां चलाई गई। ये गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं आपको। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि मामला है क्या, या किस हद तक यहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, देखो ये बस जा रही है और ये पूरा का पूरा वो है। अब आप सोचकर देखिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का स्ट्रक्चर जो हम बात कर रहे हैं, अभी इसके डाटा के ऊपर भी जाऊंगा मैं। यहां ये बसें और ये सब चीजें, यहां 3 थाने वगैरह सारे छोड़ छाड़ गए और सब चीजें, ये बस वगैरह का पूरा स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिखाई देगा कि असलियत में क्राइम है क्या। इसको दूसरे फॉर्मेट में देखते, इधर आओ। अब यहां अगर आप देखेंगे तो 28 अप्रैल को नूह के 14 गांवों में पुलिस रेड हुई, और उस पुलिस रेड के अंदर 11 FIR, नूह को साइबर क्राइम बनाने को वाला जो भी है 66 गिरफ्तार किए गए 320 जगहों पर। 3 थाने छोड़कर भीड़ नहीं, ये पूरा मैं आपको समझा चुका हूं। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं सारे का सारा। अब हथियारों से लैस थे हमलावर, पुलिस पर चलाई गोलियां, समझे। अच्छा, सोचने वाली बात यह है, FIR के मुताबिक 10 गाड़ियां वगैरह जला दी गई। रिकॉर्ड लूटने के लिए कोशिश कर रही थी भीड़। अब आप सोचिए, ठीक है। अब अगला वाला पॉइंट सोचिए, ये अप्रैल वाला मामला है जिसके अंदर ये सारे अपराधी पहले पकड़े जा चुके हैं। अब अंदाजा लगाकर देखिए कि रियलिटी कहीं और है। 28 अप्रैल 2023 को 5000 पुलिस वाले 14 गांव 320 लोकेशन, 5000 पुलिस वाले 14 गांव 320 लोकेशन। अब ऐसी सिचुएशन में ऑपरेशन में एक SP, 8 एडिशनल SP, 14 DSP और 102 टीमें। झारखंड के जामताड़ा के बाद साइबर ठगी, 126 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया, 66 अरेस्ट, 28,000 लोगों को 100 करोड़ की ठगी का पता चला है। सोचकर देखिए, धोखाधड़ी में 219 बैंक अकाउंट, 140 UPI अकाउंट का इस्तेमाल किया गया, 66 मोबाइल, 99 सिम कार्ड, 166 आधार कार्ड, 3 लैपटॉप, 128 डेबिट कार्ड, 5 कार्ड स्वाइप मशीन। सोचिए, 5 कार्ड स्वाइप मशीन, 1 AEPS मशीन, 6 स्कैनर, 5 पैन कार्ड, 2 कार, 4 ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली और 22 बाइक्स। ये सब सोचिए कितने लंबे लेवल पर ये क्राइम हो रहा था। अच्छा, मजे की बात ये कि जिन 14 गांवों में रेड हुई वहां की भीड़ सबसे ज्यादा थी।
वहां के लोग, वहां की भीड़ सबसे ज्यादा थी, ये समझिए। अच्छा, इसके बाद एक चीज और आ रही है, और ये आ रही है इस टाइम पर सारी की सारी बातों के अंदर कि भैया देखो सीधी सी बात है कि यहां पर मामला पहले भले ही मोनू मानेसर का तो पर्दा लगा दिया गया, भीड़ को कैसे भी करके भड़काना था, पुलिस को कैसे भी करके निरीह बनाना था, 14-15 वो जितनी भी 11 FIR रखी हैं उनको ख़त्म करना था, वहाँ का MLA फरार होता हुआ नज़र आ रहा है, और न जाने किस किस तरीके का स्वांग रचा गया, और नासिरुद्दीन जैसे इसके ऊपर लीपापोती कर रहे हैं। इनका जवाब मिस्टर नासिरुद्दीन इस खबर का भी दे देना, और रियलिटी है दे देना, क्योंकि इसके बगैर फिर काम चल नहीं पाएगा। ये एक रियलिटी है, इसे हम इग्नोर कर ही नहीं सकते एट एनी कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है दोस्तों हमारे किसी भी कंट्री के लिए कि हम नफरत से बचें, बिल्कुल नफरत से बचें, लेकिन ऐसे लोगों से पहले बचें जो लोग कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं और असली बात को दबा रहे हैं, और बात को एक अलग ही लेवल पर एक कम्युनिटी को विक्टिम बनाकर दूसरे को कल्प्रिट बना दिया जाता है, दूसरे को अपराधी वाली गिल्ट फील करवाई जाती है, ताकि वो अपने जो मंसूबे हैं उनमें आगे बढ़ सकें। मैं इस नासिरुद्दीन जैसों का हमेशा अपोज करता रहूंगा, हमेशा अपोज करूंगा, और आज के बाद इसके आर्टिकल्स आके दिखाएं, उन सबकी नाच चिथड़े और धज्जियां उड़ाई तो मैं देखता हूं, और यही इसी स्क्रीन पे किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।